आज हम लोग बात करेंगे जो मैंने लास्ट अपनी क्लास में आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड बताए थे। मतलब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाले 3 मेथड थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। आज हम लोग बात करेंगे, हमारी क्लास नंबर है ये 11 और क्लास नंबर 11 से हमारा शुरू होते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे हमारे वैल्यू एडेड मेथड की। वैल्यू एडेड मेथड का इंट्रोडक्शन मैं आपको अपनी पुरानी क्लास में दे चुका हूं, पिछली क्लास में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके उस क्लास को देखिए, समझिए वैल्यू ऑफ एडेड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप आइए क्लास नंबर 11 में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ये फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का, वो क्या होता है। वैल्यू एडेड यानी कि मेरे जो भी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सारे गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अब आते हैं मेरे फॉर्मूले की तरफ, अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि मेरा जो यहाँ पे आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है, जो हमने अपनी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उन गुड्स की वैल्यू क्या है, यानी उनकी वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपने जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उन गुड्स की वैल्यू कितनी है, उनकी मार्केट प्राइस कितनी है, वो मार्केट प्राइस मेरा कहलाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में जब हम लोग अपने इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट जो अभी पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, या मेरे जो सेमी फिनिश गुड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर आपने इकोनॉमी में जो भी गुड्स बनाए हैं वो पूरे इस्तेमाल हो गए, मतलब उनमें से कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग, तो वहां पे फॉर्मूला मेरा क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर आपकी इकोनॉमी में आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनमें से कुछ गुड्स बच गए, जैसे आपने साल की शुरुआत में गुड्स प्रोड्यूस किए 1000 और साल खत्म होते होते अभी भी आपके पास 10 गुड्स बच गए, तो उनका क्या करेंगे, उनको अगले साल लेके जाएंगे ना। तो अगर आपकी इकोनॉमी में जो गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं और वो गुड्स बच गए हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस ये जो आपका ट्रायंगल शेप बना हुआ है, इस ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा मींस चेंज, यानी कि आपके स्टॉक में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस हम इनमें ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। आपने साल भर के अंदर जो भी चीजें परचेज करी हैं तो उनका पूरा फॉर्मूला जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। चेंज इन स्टॉक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। सिंपल से आपको दो चीजें याद रखनी है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सिंपल सी चीज है। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस, और आपका आंसर आ गया। तो दो फॉर्मूले सिंपल क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और दूसरा फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें ना तो सेल्स गिवन है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें सेल्स नहीं गिवन है तो हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे बाय एडिंग द ऑल द 3 सेक्टर विच वी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जो भी 3 सेक्टर हमारी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सारे गुड्स का एडिशन हम लोग कर लेंगे, और वो जो एडिशन होगा वो एडिशन मेरा कहलाएगा सेल्स। जैसे अगर सेल्स नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी सेक्टर प्लस गुड्स प्रोड्यूस बाय द सेकेंडरी सेक्टर प्लस गुड्स प्रोड्यूस बाय द टर्शियरी सेक्टर। यानी कि हमारे प्राइमरी सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी ने कितना प्रोड्यूस किया एंड टर्शियरी ने कितना प्रोड्यूस किया। इन तीनों सेक्टर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा या आपके जो तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो मेरी फिगर होगी वो फिगर मेरी कहलाएगी सेल्स। ठीक है। फिर सेल्स में ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, और इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने परचेजेस करी थी। ठीक है। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, वैल्यू एडेड। आपका जो भी वैल्यू उसमें ऐड होनी वो आपका सामने आ जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या था, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस, और
चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज, अब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में है तो बोर्ड्स वाले क्या करते हैं, आपके साथ ट्रिक्स अपनाते हैं। ट्रिक्स कैसी अपनाते हैं, वो आपको बहुत तरह की इंफॉर्मेशन दे देंगे। वो ये चेक करते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो भाई अब वो ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। कैसे, आप जब भी क्वेश्चन लगाने बैठो तो बाकी सब भूल जाओ, आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है क्या नहीं दी गई है कोई मतलब नहीं। जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो उस मेथड पे फोकस करो, बस बाकी एरियाज को भूल जाओ। जैसे आपको कुछ भी दिया गया, आपको 100 तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो, आपको 1000 तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो, आपको लाख तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो, बट जब आप वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कुछ चीजें मार्क कर लो पहले ही। मतलब जैसे ही आपने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हो, पेंसिल ले लो हाथ में और मार्क करो कि मेरे लिए जरूरी क्या क्या है। बाकी चीजें छोड़ देना, पहले मार्क करो जरूरी क्या है। तो हमारे लिए जरूरी चीजें क्या क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस में आप मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे, सेल्स, परचेजेस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ऑल द सेक्टर्स एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये जो आइटम्स वाला एरिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पेंसिल से सबसे पहले मार्क कर लो कि हमें कौन कौन से आइटम्स चाहिए। जब आप आइटम्स मार्क कर लोगे उसको एक अलग जगह नोट कर लो। जब आपने अलग नोट कर लिया यानी कि अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट की है या वैल्यू एडेड मेथड की ही इंफॉर्मेशन गिवन है। बाकी इंफॉर्मेशन से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसमें फिर कुछ भी हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जब आप वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या चीजें ढूंढोगे, सेल्स, सबसे पहले सेल्स मार्क कर लो, फिर परचेजेस मार्क कर लो, फिर ओपनिंग स्टॉक मार्क कर लो, फिर क्लोजिंग स्टॉक मार्क कर लो, फिर अगर मान लीजिए सेल्स नहीं गिवन है तो जितने भी सेक्टर ने जो प्रोड्यूस किया है वो सारा आउटपुट ले लो, जो भी उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, और अगर आपको इंटरमीडिएट दिया गया है तो वो मार्क कर लो। ये 6 चीजें आप मार्क कर लो, इनको साइड में नोट कर लो। इनके अलावा वैल्यू ऑफ आउटपुट में और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में 6 चीजें आपको लेनी है। क्या है वो 6 चीजें, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ऑल द सेक्टर्स। ठीक है, एक बार ये चीजें 6 चीजें नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक बार ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने पीछे आपको दिया है आपने उसको कहीं नोट कर लिया होगा, और अगर आपने उसको नोट नहीं किया हुआ है तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने से आपको उसकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। आई होप सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अब तक। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप वैल्यू एडेड अप्लाई कर रहे हो तो आपको 6 चीजें ढूंढनी है। ढूंढ लेते हैं हमारे क्वेश्चन में। मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया है ताकि आपको इजी हो जाए समझने में कि क्या क्या आपको करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आइटम्स हमें क्या लेने हैं, सेल्स, हमें सेल लेना है। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको सेल्स वर्ड दिख रहा है, नहीं है। जब कहीं सेल्स नहीं है छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। परचेजेस कहीं पे भी नहीं है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है। पूरे क्वेश्चन में ना हमारे पास सेल्स है, ना परचेजेस है, ना क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक है। तो भाई है क्या हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ऑल द सेक्टर्स, ये दिया गया हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग टिक कर लेंगे कि भैया ये हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन ये दिया गया है, ये मार्क कर लेंगे हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि पूरे क्वेश्चन में हमें अपने मेथड के लिए सिर्फ 2 बेसिक चीजें दी गई हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जब मेरे सारे गुड्स बिक जाते हैं तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यहां पे मेरे जितने भी गुड्स थे वो सारे के सारे सोल्ड हो गए, और जब मेरे सारे गुड्स सोल्ड हो चुके हैं तो फॉर्मूला मेरा सिंपल सा क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में मेरे जितने भी सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो रहा है उन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड का मतलब यहां पे क्या हो गया कि यहां पे हम लोग प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पे जो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा कितना हो गया 2000 प्लस 1800 प्लस 1400। ठीक, इन सब का एडिशन मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे यहां पे हम लोग। 5200। ठीक है, 2000, 1800 एंड 1400, यहां पे आ गया मेरा 5200। दूसरी मेरी चीज जो थी यहां पे वो था मेरा इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना गिवन है 1000, 800 प्लस 600, ये मेरा टोटल हो गया यहां पे 2400। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम लोग यहां पे माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी 5200 माइनस 2400, यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर देंगे और वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, मेरा आंसर आ गया जीडीपी एट एमपी 2800। सिंपल था क्वेश्चन, आपने पूरा क्वेश्चन उठाया, पूरे क्वेश्चन में आपने पहले अपने 6 आइटम्स ढूंढ लिए, फिर उन 6 आइटम्स के बेस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी। और जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड में हमारा जो आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी। इसके बाद अगर आपको कन्वर्जन दिया गया है कि आपको कन्वर्जन करना है तो फिर आप डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, ये सारी चीजें लेंगे। अगर आपको कन्वर्जन नहीं कहा गया है तो ये यहां पे मेरा आंसर आ गया और मेरा क्वेश्चन खत्म। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। जरूरी चीज क्या थी, पहले हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमें जरूरी है, यानी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं या कौन कौन सी बातें ऐसी हैं, यानी प्रिकॉशंस। हम लोग यहां पे वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस टेकिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड। जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग कौन कौन से प्रिकॉशंस कंसीडर करेंगे। तो लेट्स मूव, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशंस का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने में पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। तो सबसे पहले इंक्लूड पे चलते हैं। इंक्लूड में हमारा आता है कमीशन। अगर हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू कमीशन अर्न कर रहे हैं, कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपने कोई सामान खरीदा उस पर कमीशन मिल गई, आपने कोई सामान बेचा उस पर कमीशन मिल गई। तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स या सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, चाहे आपने फर्स्ट टाइम गुड्स के बेचे हो या सेकेंड हैंड गुड्स हो, किसी भी तरह से अगर आप सेल एंड परचेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अगर वहां से आपको कमीशन अर्न हो रही है तो वो कमीशन का जो पार्ट होगा वो कमीशन मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि कमीशन अर्न करने में आपने अपनी सर्विसेज दी ना, आपने एक एजेंट का रोल प्ले किया है, तो एजेंट का रोल आपकी सर्विसेज हो गई, तो सर्विसेज आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। तो कोई भी कमीशन जो आपको सेल एंड परचेज से मिलती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। दूसरा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर आपने कोई भी गुड्स सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किए हैं, यानी कि सेल्फ कंजप्शन अपने लिए प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि उन गुड्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप मार्केट में बेचते, और बेचते तो पैसा आता। तो जो भी गुड्स आपने अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए हैं, फिर वो चाहे आपने बेच दिए हो या अपने पास रखे हो, दोनों ही केसेस में वो नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड आता है इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट का मतलब हो गया, मेरा घर है, मेरा मान फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 स्टोरीज का घर में 3 स्टोरी में घर है, और उन 3 स्टोरी में 2 मैं इस्तेमाल करता हूं, एक मैंने रेंट पे दिया हुआ है। तो अगर मैं वो जो 2 स्टोरी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 फ्लोर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर वो भी मैं रेंट पे दे देता तो मुझे इनकम होती। तो मैं अपने ही घर में रह रहा हूं, अगर मैं उस घर को रेंट पे देता तो वो इनकम हो जाती, बट मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो रेंट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी उस घर की वैल्यू हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो कोई भी इनकम जो मेरी हमने जिससे इनकम हो सकती है बट उसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मेरा इंक्लूड किया जाएगा। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। मेरे जितने भी तरह के सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो सेकेंड हैंड गुड्स कंसीडर नहीं होंगे।
क्यों नहीं कंसीडर होंगे? क्योंकि वो पहले जब बिके थे, फर्स्ट टाइम जब बिके थे, तो उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो अब अगर हम दोबारा उनको बेचते हैं तो वो मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स, जो मेरे सेमी फिनिश गुड्स हैं, जो अभी रेडी फॉर यूज नहीं है या जो अभी इस्तेमाल करने लायक नहीं है, उन इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। और तीसरा, सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर आपने कोई भी सेल्फ कंजप्शन के लिए चीजें, सर्विसेज, अब एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज, यहां पे है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और यहां पे है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर आपने गुड्स अपने लिए बनाए हैं तो वो ऐड किया जाएगा, बट अगर आपने सर्विसेज अपने लिए इस्तेमाल कर ली तो वो ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने अपनी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज दो चीजें प्रोड्यूस करी, अगर गुड्स आप इस्तेमाल करते हो तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, बट अगर आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हो तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब एक प्रॉब्लम जो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि सर हम लोग फाइनल वैल्यू क्या लेंगे। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, जब एक ही गुड्स के हम लोग कई बार वैल्यू ऐड कर लेते हैं या हर स्टेज पे उसकी वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो मेरा कहलाता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग कैसे? एक फार्मर था, उस फार्मर ने वीट ग्रो किए, उन वीट्स की वैल्यू थी 400 रुपीज, यानी कि फार्मर ने 400 रुपए के वीट ग्रो करे। इस वीट को 400 रुपए में उसने किसको बेच दिया? मेरे इंडस्ट्री को बेच दिया। फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करे 400 रुपए के, इन 400 रुपए के वीट को उसने इंडस्ट्री में दिया। इंडस्ट्री वालों ने इस वीट को कन्वर्ट किसमें किया? फ्लोर में कन्वर्ट किया। उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया? फ्लोर में। जब इन्होंने फ्लोर में कन्वर्ट किया तो यहां पे क्या हुआ? मेरे गुड्स में 200 रुपए ऐड हो गए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री मिल है, मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वर्कर को पैसा देना है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी ना। तो जब हम लोग का वेट था, वीट से हमने फ्लोर बनाया, तो यहां पे हो गया मेरा 600, 200 रुपए वैल्यू ऐड हो गई। अब इंडस्ट्री वालों ने क्या किया? यही जो फ्लोर था इसको इन्होंने बेच दिया मेरे बेकर को, और बेकर ने उससे क्या किया? फ्लोर से बनाई उसने ब्रेड। उसी चीज को इस्तेमाल करके, उसका जो आटा था उसको इस्तेमाल कर उसने क्या बनाया? ब्रेड बनाया। जब उसने उस आटे से ब्रेड बनाई है तो बेक करा होगा, बेक के लिए उसकी मशीनरी लगी होगी, तो उसकी यहां पे वैल्यू ऐड हो गई, फिर से 200 रुपए की वैल्यू उसकी प्लस हो गई। तो अब गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 800 रुपए की हो गई। फिर बेकर ने क्या किया? बेकर ने इस 800 रुपए की जो ब्रेड थी, उस ब्रेड को उसने बेचा शॉपकीपर को, कि शॉपकीपर भाई ले जाओ, तुम बेचो ले जाके। शॉपकीपर ने क्या किया? उस पूरी ब्रेड को उसने सोल्ड कर दिया, क्योंकि वो तो पूरी तैयार हो गई थी, उसने उनको सोल्ड कर दिया, और सोल्ड करने में उसने अपना प्रॉफिट लिया 100 रुपए का। तो मेरे कंज्यूमर को कितने की मिली? 900 रुपए। यानी कि जो मेरे फार्मर ने वीट ग्रो किया था 400 रुपए का, वो हर स्टेज में ऐड होते होते कंज्यूमर के पास कितने का पहुंचा? 900 रुपए का। कंज्यूमर के पास कितने का पहुंचा? 900 रुपए का। यानी 400 रुपए के गुड्स जो थे उनकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 900 रुपए हो गई। तो अब यहां पे क्या बात आती है कि अगर हम लोग टोटल वैल्यू ऐड करते चलते कि वीट कितने कमाया? 400 रुपए का, इंडस्ट्री ने कितने कमाए? 600 रुपए, बेकर ने कमाए 800 रुपए, शॉपकीपर ने कमाए 900 रुपए। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते तो वो मेरे गुड्स की फाइनल वैल्यू नहीं होती। मेरे गुड्स की फाइनल वैल्यू क्या है? जितने का आइटम कंज्यूमर को पड़ा है, जितने का आइटम कंज्यूमर्स को मिलेगा, या जितने जो वैल्यू कंज्यूमर को देनी पड़ेगी, वो वैल्यू मेरी कहलाती है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि हम जो उसमें हर बार वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं वो हमारी हो। ठीक है? तो मेरे गुड्स की फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 900, क्योंकि उतने का कंज्यूमर को मिला है। इन सब के बीच में जो भी ये प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस मेरा हर वैल्यू स्टेज में चेंज होती जा रही है, तो इसलिए हम यहां पे सारी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही वैल्यू कंसीडर करेंगे जो वैल्यू मेरी किसको मिली है? कंज्यूमर को। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ डबल काउंटिंग। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू।